Hello and welcome to Aditya Classes, where today we'll be talking about elements of cost as applicable to cost accounting. तो जब हम कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ते हैं तो उसमें कुछ अलग अलग तरह की कॉस्ट्स आती हैं। अब उन कॉस्ट्स को कैसे डील किया जाए, कॉस्ट शीट में उनका क्या रोल रहेगा, कहाँ पे वो एडजस्ट होंगी, कहाँ पर जाएंगी, उस बारे में हम बात करते हैं। तो व्हेन वी टॉक ऑफ एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट, ब्रॉडली जो कॉस्ट है उसको तीन में बांट दिया जाता है। जितनी भी कॉस्ट हमारी प्रीमाइसेस में, हमारी फैक्ट्री में, हमारी ऑर्गेनाइजेशन में आ रही है, उसको तीन में बांट दिया जाता है। वो क्या क्या हो जाती हैं? मटेरियल, लेबर एंड अदर एक्सपेंसेस। जो कुछ भी खर्चा एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होता है, एक बिजनेस के अंदर होता है, वो इन तीन चीजों पर ही होता है। या तो कुछ सामान आ रहा है, आपके पास कुछ सामान आया, आपने उसका पेमेंट कर दिया। अब वो सामान कुछ भी हो सकता है, रॉ मटेरियल हो सकता है, वाटर प्योरीफायर का फिल्टर हो सकता है, प्रिंटर की कार्ट्रिज हो सकती है, प्रिंटिंग के पेपर्स हो सकते हैं, पिन्स हो सकती हैं, कील हो सकती है। कुछ भी सामान आया जिसका आपने पेमेंट कर दिया। तो एक तो हो गया हमारे पास मटेरियल एक्सपेंसेस, मटेरियल कॉस्ट, कि भाई जो मटेरियल आ रहा है उसके ऊपर जो कॉस्ट इनकर कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें जो मेरे को मिली और मैंने बदले में पेमेंट कर दिया। फिर हमारे पास दूसरी चीज़ें आ जाती है, लेबर। तो किसी न किसी शेप एंड फॉर्म के अंदर हम लेबर को पेमेंट कर रहे होते हैं, या तो मैनेजर को पेमेंट कर रहे होंगे, वेजेस का पेमेंट कर रहे होंगे, मे भी बाहर कहीं पे किसी से सफाई कराई तो डेली वेजेस वाले कोई दो जनों को लाए और उनको पेमेंट किया गया। तो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं किसी इंसान को उसने कुछ काम किया है, इसलिए पेमेंट किया जा रहा है। वो इंसान मैनेजरियल लेवल के ऊपर हो सकता है, जिसको हम सैलरी कह देंगे, डेली वेजेस का हो सकता है, टेम्परेरी हो सकता है, किसी भी तरह का है। उसने मेरे लिए कुछ काम किया, बदले में मैंने क्या कर दिया, उसको पैसा दे दिया। तो वो क्या हो गई? लेबर कॉस्ट हो गई। तो जहां पे भी आपने पेमेंट किया और बदले में कुछ मिला है, दैट इज मटेरियल कॉस्ट। जहां पे भी किसी ने आपके लिए कुछ किया और बदले में आपने पेमेंट किया है, दैट इज लेबर कॉस्ट। और बाकी सब खर्चे, अब जो दो चीजें यहां नहीं आ रही हैं वो बाकी सब खर्चों में आ जाएगी। जैसे कि रेंट। रेंट में ना तो मैंने कुछ लिया है उससे, ना किसी ने मेरे लिए कुछ काम किया, तो वो रेंट किस में चला जाएगा? अदर एक्सपेंसेस के अंदर चला जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी, यहां पर तो हमने कह दिया कि मेरे को कुछ मिलना चाहिए। इलेक्ट्रिसिटी मेरे को मिली तो है नहीं, वो तो मशीनों ने कंज्यूम कर लिया। तो इलेक्ट्रिसिटी मटेरियल में नहीं आएगी, लेबर में भी नहीं आएगी। इलेक्ट्रिसिटी की चल जाएगी एक्सपेंसेस में। एक्सपेंसेस को समझना थोड़ा मुश्किल पड़ेगा, उससे इजी पड़ेगा हमारे लिए ये समझना कि मटेरियल और लेबर एक्सपेंसेस ढूंढ सकते हैं। मटेरियल जहां मैंने पेमेंट किया और बदले में मुझे कुछ मिला है। एक्सपेंसेस लेबर, जहां पे किसी ने मेरे लिए काम किया और मैंने उसको पेमेंट किया है, दैट इज लेबर एक्सपेंस, लेबर कॉस्ट। बाकी सबके आ गए अदर एक्सपेंसेस हो गए। जैसे कि रॉयल्टी की कोई फीस हो गई, तो अब किस में चली जाएगी? एक्सपेंसेस के अंदर चली जाएगी। हमने किसी ने कोई प्रोडक्ट रजिस्टर करा रखा था, पेटेंट करा रखा था, हमने उसको कहा कि हम यूज़ करना चाहते हैं, हमने उसको बदले में कुछ पैसा दिया, तो ये खर्चा किस में चला जाएगा? एक्सपेंसेस में। किसी का आप कोई प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, किसी का कोई ट्रेडमार्क यूज़ कर रहे हैं, रॉयल्टी पे कर रहे हैं, तो वो एक्सपेंसेस में चली जाएगी, क्योंकि कुछ सामान तो मिला नहीं, ना किसी इंसान का पेमेंट हुआ, वो एक्सपेंसेस में चला जाएगा। तो आइडिया इज दीज टू आर इजियर टू अंडरस्टैंड। ये थोड़े से कॉम्प्लिकेट है, लेकिन जो ये दोनों नहीं है वो सारे क्या हैं? एक्सपेंसेस हैं। अब जब हम फर्दर अंदर और इसको देखते हैं, तो हम इन एक्सपेंसेस इटसेल्फ को फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं डायरेक्ट, हम इन कॉस्ट्स को फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं। जैसे मटेरियल भी हो गया, तो मटेरियल को मैं फर्दर क्लासिफाई कर सकता हूं, कैसे? डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। लेबर पे अगर जो कॉस्ट लग रही है वो डायरेक्ट में जा सकती है और इनडायरेक्ट में जा सकती है। और एक्सपेंसेस जो हो रहे हैं वो डायरेक्ट भी हो सकते हैं या फिर इनडायरेक्ट भी हो सकते हैं। तो इसका मतलब जो कॉस्ट्स है हमारी, वो कॉस्ट हमने तीन में बांट दी, मटेरियल, लेबर एंड अदर एक्सपेंसेस, जो हमारे यहाँ पे दोनों में फिट नहीं हो रहे हैं। तो ये तीन हमारे बेसिक हेड्स हो गए। इन हेड्स के अंदर फर्दर डेल्व इन करते हैं तो हमारे को पता पड़ता है दे ऑल कैन बी डिवाइडेड इनटू डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। लेबर डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, एक्सपेंसेस डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। और अब हम क्या करते हैं? इन सब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को एक साथ कर देते हैं और डायरेक्ट को सबको साथ कर देते हैं। अगर हम सब डायरेक्ट को साथ कर दें तो वो बना देते हैं हमारे लिए प्राइम कॉस्ट।
अभी जब हम कॉस्ट शीट का फॉर्मेट देखेंगे तो अगर हमने डायरेक्ट लेबर ले ली, डायरेक्ट मटेरियल ले लिया, डायरेक्ट एक्सपेंसेस ले लिए, इनको जोड़ दिए तो मेरे पास आ गई प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट क्या होती है? एक तरह से हम कह सकते हैं वेरिएबल कॉस्ट, उस प्रोडक्ट को बनाने की वेरिएबल कॉस्ट, क्योंकि ये पर यूनिट ट्रेस आउट की जा सकती है। प्राइम कॉस्ट पर यूनिट ट्रेस कर सकते हैं, जबकि ये सारी ऐसी होती है जो पर यूनिट नहीं ट्रेस कर सकते, क्योंकि एक ही जगह पे रेड पेन्स भी बन रहे होंगे, ग्रीन पेन्स भी बन रहे होंगे, पेंसिल्स भी बन रही होंगी, इरेजर्स भी बन रहे होंगे। जब कैमलिन की फैक्ट्री देखेंगे तो सभी स्टेशनरी का सामान बन रहा है। अब जब उनका बिजली का बिल आ रहा है तो सभी का बिल आ रहा है, तो इसका मतलब उस खर्चे को हम पर यूनिट नहीं निकाल पाएंगे। तो ये जो प्राइम कॉस्ट के अंदर जो भी खर्चा है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये पर यूनिट ढूंढ सकते हैं कि इस यूनिट में कितना लगा है। वहीं पे अगर इनके इनडायरेक्ट कंपोनेंट्स ले लिए जाएं तो इनको फिर हम अब क्या कह देते हैं? इनडायरेक्ट कॉस्ट और ओवरहेड्स। इन सबको हम बना देते हैं एक साथ मिला करके ओवरहेड्स। तो वी हैव प्राइम कॉस्ट एंड ओवरहेड्स। अगर इसको थोड़ा सा समराइज करें तो वी हैव एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट जो मटेरियल, लेबर, एक्सपेंसेस में डिवाइडेड है। सारे के सारे डायरेक्ट भी हो सकते हैं, इनडायरेक्ट भी हो सकते हैं। सारे डायरेक्ट जोड़ दिए तो प्राइम कॉस्ट बन गई, सारे इनडायरेक्ट जोड़ दिए तो बन गए ओवरहेड्स। अब इन ओवरहेड्स को भी फर्दर हमने क्लासिफाई करके रखा हुआ है अलग अलग कैटेगरीज के अंदर। वो आगे की अलग कैटेगरीज क्या है हमारे पास ओवरहेड्स की? we have factory overheads, then we have office overheads, and then we have, ये दोनों जनरली साथ लिख देते हैं, अलग भी लिख सकते हैं, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो वी हैव सेलिंग ओवरहेड्स, डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। बहुत ज्यादा बार आप देखोगे इनको साथ में लिख दिया जाता है S&D के नाम से, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के नाम से। तो अगर ये अलग लिखे हुए हैं, क्वेश्चन अगर डिमांड करता है अलग है तो हम उनको अलग कर देंगे, अगर वो साथ रखने तो हम साथ रख देंगे। वो जब हम क्वेश्चंस करेंगे तब मेरिट के हिसाब से देख लेंगे कि इनको साथ रखना है या अलग रखना है। फॉर नाउ हमारे पास ओवरहेड्स आए और उन ओवरहेड्स को हमने 4 में क्लासिफाई कर दिया: फैक्ट्री ओवरहेड्स, ऑफिस ओवरहेड्स, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। अब ओवरहेड्स क्या है? अभी अभी मैंने आपको बताया प्राइम कॉस्ट क्या है, एक यूनिट, पर यूनिट हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। लेकिन ये ओवरहेड्स वो हैं जो जरूरी खर्चे हैं, उनके बिना हमारा प्रोडक्शन नहीं होएगा। अगर आप सोच रहे हैं कि सिर्फ इससे आपका काम हो जाएगा, इससे आपका काम नहीं होगा, ओवरहेड्स रहेंगे ही रहेंगे। लेकिन ओवरहेड्स ऐसी चीजें होती है जो पर यूनिट ट्रेस नहीं कर सकते, इनडायरेक्ट है वो सारे इनडायरेक्ट है, पर यूनिट नहीं। वो इस पेन को बनाने में खर्चा नहीं हो रहा है, लेकिन इस पेन को बनाने में और बहुत सारे खर्चे हो रहे हैं जिससे क्या आई एम इंश्योरिंग कि ये पेन बने। लाइक इलेक्ट्रिसिटी। अब इलेक्ट्रिसिटी डायरेक्टली तो हम ट्रेस कर नहीं सकते इस पेन में कितनी लगी, क्योंकि वहाँ पे इरेजर्स भी बन रहे थे, शार्पनर्स भी बन रहे थे, स्केल्स भी बन रहे थे, तो वो क्या बन गया हमारा? इनडायरेक्ट। हाँ, अब इस तरह के जो इनडायरेक्ट खर्चे हैं जो बहुत सारे प्रीमाइसेस के अंदर होते हैं, उन सबको हमने बांट दिया फैक्ट्री, ऑफिस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। किस तरह के होते हैं? फैक्ट्री ओवरहेड्स अगर हम देखें तो किस तरह का हो जाएगा? फैक्ट्री का जो डिप्रिसिएशन है, मशीन्स का जो डेप्रिसिएशन है, वो कहाँ पर आ जाएगा हमारे पास? फैक्ट्री ओवरहेड के अंदर आ जाएगा। वहीं पे ऑफिस फर्नीचर का डेप्रिसिएशन है, ऑफिस बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन है, तो वो किधर चला जाएगा? ऑफिस एक्सपेंसेस में चला जाएगा। प्रिंटिंग है, उसके अलावा मैगजीन सब्सक्राइब कर रखी है, वो सारी किधर चली जाएगी? ऑफिस के अंदर चली जाएगी। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, सेलिंग के अंदर क्या आ जाएंगे? पैकेजिंग के खर्चे आ जाएंगे आपके, सेल्समैन का खर्चा आ जाएगा आपका, और इसके अंदर अगर हम देखें तो एडवर्टाइजिंग आ जाएगी। और वहीं पे अगर डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो क्या हो जाएगा? जो लॉजिस्टिक्स है, जो ट्रांसपोर्टेशन का लगता है आपका, जो वेयर हाउस का लगता है, वो सारा किस में आ जाएगा? डिस्ट्रीब्यूशन में। तो सेलिंग में बेसिकली जो सेलिंग का एफर्ट है, सेल्समैन को जो सैलरी दे रहे हैं, सेल्समैन को जो हम कमीशन दे रहे हैं, कहीं दूसरे किसी से टाइप हुआ हुआ है जिसको हम कमीशन दे रहे हैं, वो सारा किस में आ रहा है? सेलिंग। एडवर्टाइजिंग सेलिंग में आ रही है। फिर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आपने कोई ब्रोशर छपा रखे हैं, फ्री सैंपल्स डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, वो सारे किस में खर्चे में आ रहे हैं? सेलिंग के अंदर आ रहे हैं। बैड डेब्ट्स आ रही है आपकी, बैड डेब्ट्स किस में आएंगी? सेलिंग में। क्योंकि बैड डेब्ट्स क्यों आती है? बैड डेब्ट्स आती है बेसिकली जब हम उधार में बेचते हैं। तो उधार में बेचना एक तरह से ज़्यादा सेल्स करने का तरीका है, क्योंकि अगर आप उधार में नहीं बेचेंगे, क्रेडिट में नहीं बेचेंगे, तो आपकी सेल्स थोड़ी लिमिटेड रहेंगी। ये तो एक तय बात है। जैसे ही आप क्रेडिट सेल शुरू करते हैं, ज़्यादा सामान बिकने लग जाता है। लेकिन जैसे ही क्रेडिट सेल शुरू करेंगे, ऐसा भी चांस होएगा कि कोई जना आपको पैसा ना दे। वैसे आप 10 यूनिट्स बेचते, लेकिन क्रेडिट सेल्स करते ही आपने 50 बेचनी शुरू कर दी। इन 50 में हो सकता है 2 जने 3 जने आपको पैसा ना भी दें, ना दे पाएं, कहीं और चले जाएं। तो 48, 45 यूनिट्स का ही मेरे पास पैसा है, लेकिन 10 यूनिट्स जो मैं बेच रहा था कैश में, उसकी जगह अब मैं कितनी बेच रहा हूँ? 45। तो डेफिनेटली इकोनॉमीज ऑफ स्केल आ जाती है, मार्जिन्स बढ़ने लग जाते हैं।
तो वो जो बैड डेब्ट्स हैं वो सेलिंग में आ जाएंगी। डिस्ट्रीब्यूशन में वेयर हाउसिंग आ गई, ट्रांसपोर्टेशन आ गया, इस तरह के खर्चे आ गए। तो ये सारे खर्चे हो गए हमारे ओवरहेड्स। नाउ इफ वी क्लासिफाई, हमने कंप्लीट कॉस्ट को एक तो डाल दिया है प्राइम कॉस्ट के अंदर, जो इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स निकल के आ रहे हैं। एक तो रहेगा हमारा प्राइम कॉस्ट का एलिमेंट, उसके बाद रहेंगे हमारे फैक्ट्री ओवरहेड, उसके बाद वी हैव ऑफिस ओवरहेड, और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन को मैं साथ ही कर रहा हूं क्योंकि जनरली ये साथ होते हैं। अगर अलग कहीं पे क्वेश्चन डिमांड करेगा तो हम इनको अलग भी कर देंगे। तो ये 3 इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये ओवरहेड्स हमने आइडेंटिफाई किए, एक प्राइम कॉस्ट हमने आइडेंटिफाई की। अब जब हम एक कॉस्ट शीट बनाते हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग बेसिकली क्या है कि हमारे जो खर्चे हो रहे हैं उनकी अकाउंटिंग की जाए, उनका अच्छे से रिकॉर्ड रखा जाए। अकाउंटिंग इटसेल्फ क्या होती है? हर होने वाले ट्रांजैक्शन का सही से रिकॉर्ड रखा जाए। अकाउंटिंग को अगर देखें तो वो है हर होने वाले ट्रांजैक्शन का, हर लेन देन का, हर होने वाली चीज का ध्यान रखा जाए। किसी भी चीज की अकाउंटिंग हो सकती है, अपने टाइम की अकाउंटिंग हो सकती है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बात करते हैं तो वो जो मॉनेटरी ट्रांजैक्शन हो रहे हैं उनका ध्यान रखती है। कॉस्ट अकाउंटिंग की बात करते हैं तो वो सिर्फ कॉस्ट से रिलेटेड जो ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, कॉस्ट पे जो खर्चे हो रहे हैं इन 3 शिप्स के अंदर, उनकी अकाउंटिंग, मतलब उनका हिसाब रखना, सो दैट आई कैन डिटरमिन पर यूनिट प्राइस, जिससे कि मैं सेलिंग प्राइस स्टैब्लिश कर सकूं। तो ये तो हुई हमारी एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट। अब इसी से रिलेटेड अब हम क्या बनाएंगे, एक फॉर्मेट बनाएंगे, जिस फॉर्मेट के अंदर हम एक लॉजिकल वे के अंदर सारी एंट्रीज करेंगे। भाई जो भी खर्चा आ रहा है उसको रैंडमली लिखते जाएंगे तो हो सकता है कोई खर्चा छूट जाए, कोई एक्सपेंस छूट जाए, एक्सपेंसेस मिक्स हो जाए, कोई दूसरा अगर उनको पड़ रहा है तो उसको समझ में नहीं आएगा आपने क्या लिखा है। सो व्हाट विल डू इज, एक प्रॉपर फॉर्मेट होना चाहिए हमारे पास जिसके अंदर हम सारी चीजें ला करके रखते हैं। तो वो जो फॉर्मेट हमारे पास होता है उसको हम क्या कहते हैं, एक कॉस्ट शीट। कॉस्ट शीट कहा जाता है उसको, कि भाई इस शीट के अंदर सारी की सारी कॉस्ट हमने लिख करके रखी हुई है। अब अगर बेसिकली हम देखें, एक बेसिक स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं, उसके बाद जैसे जैसे हम और क्वेश्चंस करते जाएंगे और हमारे पास नए नए तरह के एक्सपेंसेस आते जाएंगे, नई नई तरह की कॉस्ट आती जाएंगी। नई कॉस्ट तो नहीं आएंगी, बेसिकली कॉस्ट तो ये आएंगी, लेकिन अलग अलग चीज़ों पे कॉस्ट आएंगी, अलग अलग चीज़ों पे खर्चे होंगे, तो उनको अपन देखते जाएंगे कहाँ पे वो एडजस्ट हो रहे हैं। सो टू स्टार्ट विद, जब हम कॉस्ट शीट का फॉर्मेट बनाते हैं, सबसे पहले हमारे पास क्या होता है, एक बेसिक कॉस्ट शीट हम बना रहे हैं, फिर हम एक डिटेल्ड कॉस्ट शीट भी देखेंगे। तो अगर एकदम एक बेसिक कॉस्ट शीट को हम देखें तो उसमें हमारे पास क्या होता है, वी हैव डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इन सबको आप जोड़ दीजिए तो आपको क्या मिल जाएगा, इन सब के एडिशन से जो चीज आपको मिलेगी, आप सारे खर्चे जॉट डाउन कीजिए, सारा मटेरियल जो खरीदा है उसको लिखिए, सारे लेबर एक्सपेंसेस जो आएंगे हमारे क्वेश्चंस के अंदर उनको लिखिए, अगर कोई डायरेक्ट एक्सपेंसेस ट्रेस हो रहे हैं उनको लिखिए। इन सबको जब हम ऐड कर लेंगे तो हमारे को मिल जाएगी प्राइम कॉस्ट। अब इस प्राइम कॉस्ट के अंदर अगर हम सबसे पहले, फैक्ट्री में ही तो आती है प्राइम कॉस्ट, ये सारी डायरेक्ट है, पर यूनिट ट्रेस हो सकती है, इस यूनिट के अंदर किसने कितना काम किया है, कितना मटेरियल लगा है, सारा काम हो रहा है फैक्ट्री में हो रहा है। तो सबसे पहले हम लेते हैं फैक्ट्री ओवरहेड्स। अगर इस प्राइम कॉस्ट के अंदर ला करके हम फैक्ट्री ओवरहेड्स भी ऐड कर देते हैं, अगर इस प्राइम कॉस्ट के अंदर ला करके हम फैक्ट्री ओवरहेड्स भी डाल देते हैं तो ये बन जाती है हमारी वर्क्स कॉस्ट। क्या हुआ, सारे डायरेक्ट मटेरियल्स क्वेश्चन के अंदर देखेंगे हम, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, उनको सबको ऐड कर देंगे तो मिल जाएगी प्राइम कॉस्ट। इस प्राइम कॉस्ट में अगर ये सारे फैक्ट्री ओवरहेड्स, इनडायरेक्ट जो कुछ था हमने सारा जोड़ लिया एक साथ और उस सबको कह दिया ओवरहेड। अब इस ओवरहेड में से हमने अलग अलग किए, क्या क्या अलग किए, फैक्ट्री में जो होने वाले ओवरहेड्स हैं, ऑफिस में होने वाले ओवरहेड्स, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में होने वाले ओवरहेड्स। तो फैक्ट्री वाले अगर मैं अलग कर देता हूं तो वो बन जाएगा हमारा, फैक्ट्री वाला अलग करके अगर ऐड कर देता हूं प्राइम कॉस्ट में तो इट बिकम्स वर्क्स कॉस्ट। अब इसके अंदर अगर मैं ऑफिस ओवरहेड्स भी डाल देता हूं तो वो बन जाता है हमारे लिए कॉस्ट ऑफ
प्रोडक्शन, या इसको कहते हैं कॉप। तो दिस बिकम्स आर कॉप्स, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। और इस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के अंदर अगर मैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के भी ओवरहेड्स डाल देता हूं तो यहां क्या लिख देंगे हम, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। अब सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स के अंदर हम क्या कर देंगे, अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के अंदर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स भी डाल दें तो ये बन गई हमारी टोटल कॉस्ट। यहां पे हमने क्या किया, डायरेक्ट तो सारी जोड़ ली तो प्राइम बन गई, इनडायरेक्ट के अंदर फैक्ट्री वाली इनडायरेक्ट जोड़ दी तो वर्क्स कॉस्ट बन गई, ऑफिस वाली डाल दी उसके अंदर ला करके तो कॉप्स बन गई, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन की भी इनडायरेक्ट ला करके डाल दी तो वो बन गई टोटल कॉस्ट। ये हुआ एकदम बेसिक, एकदम एलिमेंट्री फॉर्मेट ऑफ अ कॉस्ट शीट। तो ये हमारी बिल्कुल बेसिक कॉस्ट शीट है। हाँ, इसके अंदर अब कुछ एडजस्टमेंट्स भी करने पड़ सकते हैं। तो एडजस्टमेंट्स 3 लेवल के ऊपर होते हैं हमारे। वो एडजस्टमेंट कहां कहां हो सकते हैं, एक तो मेरे रॉ मटेरियल का एडजस्टमेंट करना पड़ सकता है मेरे को, एक मेरे को अपने वर्क इन प्रोग्रेस का एडजस्टमेंट करना पड़ सकता है, और एक हमारे को अपना फिनिश गुड का एडजस्टमेंट करना पड़ सकता है। तो वो एडजस्टमेंट्स अगर कर दें तो इस कॉस्ट शीट से हमारे पास थोड़ी सी आगे जाकर के थोड़ी और बड़ी, थोड़ी और डिटेल्ड कॉस्ट शीट बन जाती है। तो उन एडजस्टमेंट्स को हम यहीं पे देखते हैं पैरेलली, जिससे कि हमारे को समझ में आ सके कि कहां कहां पे डिफरेंस हो रहा है। बेसिकली तो ये सभी ऐसी ही रहनी चाहिए, जो एडजस्टमेंट्स हैं उनको थोड़ा सा हम और देख लेते हैं। तो अगर उनके लिए हम जगह बनाएं, what we can do is we can remove this will become cop। यहीं पे उसको बनाने की कोशिश करते हैं। और इसको हम कह देंगे डिटेल्ड। इसके अंदर अब हमारे को ज्यादा कुछ नहीं करना है। हमारे पास जो मटेरियल है वो 3 अलग लेवल का हो सकता है। हाँ, मटेरियल भी हो सकता है, उसके अलावा जो एक्सपेंसेस हैं वो भी अब सारे 3 लेवल के हो सकते हैं। 3 लेवल से क्या मतलब है, एक तो किसी भी एक्सपेंस का मेरे पास ओपनिंग स्टॉक ओपनिंग एक्सपेंस हो सकता है, फिर इस पीरियड में इनकर्ड एक्सपेंसेस, और फिर लास्ट में कुछ एक्सपेंसेस ड्यू रह जाएं। तो बेसिकली हम उन सब का एडजस्टमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जब जहां एक्सपेंसेस आ जाएंगे तो हम क्या कर देंगे कि हमारा ओपनिंग एक्सपेंसेस, और फिर उसके अंदर हमारे इस बार के एक्सपेंसेस, और फिर लेस कर देंगे जो ड्यू एक्सपेंसेस है। तो हमारे को मिल जाएगा कि भाई इस बार हमारा टोटल खर्चा कितने का हुआ है। क्या मतलब हुआ इसका, अगर मैं देखूं कि हमारे पास जो सैलरीज हैं, जब हमने स्टार्ट किया तो हमारे पास सैलरीज ड्यू थी लेट अस से 200 रुपीज की। इस बार जो हमने सैलरीज पे की हैं वो कितने की पे की है, 1000 रुपीज की। और जब हमने ये सेशन क्लोज किया, ये ड्यू था, ये पेड है, ये ओपनिंग ड्यू। तो 200 रुपए की हमारी ओपनिंग ड्यू थी, इस बार हमने 1000 रुपीज की सैलरीज पे की हैं, और अभी भी हमारे पास 150 की ड्यू रह गई है। तो इसका मतलब हमारे को ये सारा क्लियर करना था 1200 का, तो यहां पे ये तो दोनों ऐड हो जाएंगे। इसका मतलब इस बार मेरा पेमेंट कितना हो जाना चाहिए था, 1200 का हो जाना चाहिए था। भाई जो ड्यू है उसका भी पेमेंट करना था, जो पेड है वो तो पेड है ही है, 1000 रुपीज की पेड है, तो 1200 का पेमेंट हो जाना चाहिए था। लेकिन अब जब मैं देखता हूं तो मेरे को पता पड़ता है कि सैलरी में कुछ और भी ड्यू रह गया है, वो ड्यू रह गया है 150 का। तो यहाँ पे तो ये दोनों ऐड हो गए और उसमें से ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो हमारे पास आ गया 1050। आई अज्यूम ये 1050 कहाँ से आया, अपने को समझ में आ रहा है कि 200 की तो हमारे को शुरू में पे करनी थी, पिछले साल का ड्यू था तो ओपनिंग ड्यू था हमारे पास, तो 200 पे करना ही था। 1000 का इस बार हो गया हमारे पास। वेजेस पेड की जगह इसको क्या कर देते हैं हम, वेजेस टू बी गिवन। तो ओपनिंग ड्यू 200 का हो गया, इस बार जो देनी है वो 1000 हो गई, तो टोटल कितनी देनी है हमारे को 1200, 200 पुरानी, 1000 इस बार की। लेकिन अभी भी जब हमने लास्ट में अकाउंट्स देखे तो पता पड़ा 150 का अभी भी शॉर्टेज है। तो इसका मतलब 1200 नहीं दिए मैंने, 150 कम दिए, तो 1050 दिए। तो इस तरह के एडजस्टमेंट्स और करने पड़ेंगे। ये तो तब हुआ जब हमारे को सीधा सीधा खर्चा दिया और आपने उनको एडजस्ट कर दिया। तो इस तरह के खर्चे और हमारे को एक कॉस्ट शीट के अंदर एडजस्ट करने पड़ सकते हैं। और इन खर्चों के अंदर जो मेनली हम अभी देख रहे हैं वो सिर्फ मटेरियल लेवल पर देख रहे हैं, 3 लेवल के मटेरियल पे।
रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस एंड फिनिश्ड गुड। तो वो एडजस्टमेंट्स किस तरह से हो सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल हमने यहां पे लिया डायरेक्ट मटेरियल। अब डायरेक्ट मटेरियल में मैं क्या कर दूंगा, 3 सेक्शंस कर दूंगा, ओपनिंग स्टॉक, परचेज्ड एंड लेस क्लोजिंग स्टॉक। कि जो ओपनिंग स्टॉक है वो आएगा, उसमें इस बार का और जुड़ जाएगा। जैसे सपोज हमारे पास 200 रुपए का ओपनिंग स्टॉक था, फिर हमने 1000 रुपीज़ का इस बार और परचेज कर लिया, तो हमारे पास टोटल सामान कितना होगा, मटेरियल कितना होगा, 1200 का। लेकिन फिर चेक किया तो 1000 तो 100 रुपीज़ का तो अभी भी पड़ा हुआ है क्लोजिंग स्टॉक। तो 200 था, 1000 और खरीद लिया तो 1200 हो गया। 1200 खर्च हो जाना चाहिए था इस साल मटेरियल, बट जब चेक किया तो पता पड़ा कि 100 का मटेरियल तो अभी भी पड़ा हुआ है। तो हमने क्या किया, 200 प्लस 1000, 1200 टोटल, 100 तो बच गया है, उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो मेरे को क्या पता पड़ जाएगा, इस बार कितना सामान लगा। इस बार कितना सामान लगा, 1100, क्योंकि 200 प्लस 1000 1200 माइनस उसमें से जो कुछ भी क्लोजिंग है उसको हटा दो। एक एग्जांपल यहाँ छोटा सा लिख देता हूं मैं, जिसको कि हम बाद में हटा देंगे। 200 का सामान था हमारे पास, 1000 किया, तो इसका मतलब इस बार प्रोडक्शन कितना होना चाहिए था, 1200 का। लेकिन फिर पता पड़ा कि नहीं, 100 तो अभी बचा हुआ ही है, तो इसका मतलब मैंने पूरा 1200 यूज नहीं किया, मैंने कितना यूज किया, 1100। तो वी हैव ओपनिंग स्टॉक, ऐड क्लोजिंग, ऐड परचेजेस लेस क्लोजिंग स्टॉक। तो इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं। और उसके बाद अब इसके अंदर क्या आ जाएंगे, एक तो डायरेक्ट मटेरियल आ गया, देन यू विल बी हैविंग योर डायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट लेबर का भी अभी हमने देखा था, अगर कोई एडजस्टमेंट्स है तो इस तरह से किए जा सकते हैं, जैसा भी हमने एक प्रीवियस एग्जांपल लिया था। देन वी हैव डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ये तीनों मिलकर के हमारे को क्या दे देंगे अभी, प्राइम कॉस्ट। और इसके बाद फैक्ट्री ओवरहेड्स में जब हम आते हैं तो यहां पे ऐड हो जाएगा फैक्ट्री ओवरहेड, तो मिल गई हमारे को वर्क्स कॉस्ट। और फिर इस फैक्ट्री ओवरहेड में, फैक्ट्री में ही जब हमारे पास वर्क इन प्रोग्रेस भी पड़ा हुआ रहता है, कुछ आधा बना हुआ पका हुआ सामान होगा हमारे पास, कुछ 1/3 बना हुआ होगा, कुछ 2/3 बना हुआ होगा, कुछ 90% प्रिपेयर्ड होगा। क्योंकि जब फैक्ट्री शुरू होती है तो ऐसा नहीं होता है कि सारा माल अभी लगाया गया और फैक्ट्री जब शाम को 5 बजे 8 बजे बंद होगी तो सब खत्म हो गया। नहीं, बीच में भी हमारे पास कुछ वर्क इन प्रोग्रेस पड़ा होता है, आधा बना हुआ। फर्नीचर का इमेजिन करें, कोई ऐसा थोड़ी होता है कि सुबह फर्नीचर शुरू किया और शाम को कंप्लीट जितनी टेबल चेयरें बन जाएंगी। कुछ चेयर्स ऐसी हैं जो आधी बनी हुई होंगी, कुछ ऐसी हैं जो फिनिश्ड भी होंगी, तो वो उसको कहते हैं वर्क इन प्रोग्रेस। अब अगर हम यहां पे वर्क इन प्रोग्रेस का भी एडजस्टमेंट कर दें, लाइक ऐड ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस लेस क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस, अगर ये दो एडजस्टमेंट्स हम करवा देते हैं तो ये बन जाती है हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट। प्रोडक्शन कॉस्ट। तो अगर यहां से देखें तो प्राइम कॉस्ट थी, वर्क्स कॉस्ट थी। हाँ, ये वाला जो एडजस्टमेंट है वो तो प्राइम कॉस्ट में ही हो गया। वर्क्स कॉस्ट में अगर हमने वर्क इन प्रोग्रेस का एडजस्टमेंट किया, यहां पे हम लिख देते हैं रॉ मटेरियल का एडजस्टमेंट हो गया, और यहां पे हम लिख सकते हैं वर्क इन प्रोग्रेस का एडजस्टमेंट हो गया, तो हमारे को मिल गई प्रोडक्शन कॉस्ट। तो वर्क्स कॉस्ट में एडजस्टमेंट किया तो प्रोडक्शन कॉस्ट। अब नेक्स्ट क्या आ रहे हैं, ऑफिस ओवरहेड्स। तो वापस यहां पे भी क्या आ जाएंगे, ऐड ऑफिस ओवरहेड्स, ये ला करके ऐड कर दीजिए। और इसी ऑफिस ओवरहेड को जब हम देखते हैं तो ये क्या बन जाता है, कॉप्स, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और कॉप। और इस कॉप के अंदर अगर हम एडजस्टमेंट कर देते हैं, कौन सा एडजस्टमेंट करना है, ऐड ओपनिंग फिनिश्ड गुड्स लेस
क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, तो ये हमारे को क्या दे देगा, कॉग्स, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, या इसको कह देते हैं कॉग्स। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ये क्या हो गया हमारे पास, तो यही 3 एडजस्टमेंट की बात हुई थी कि मटेरियल हमारे पास या तो रॉ मटेरियल की स्टेट में हो सकता है, वो यहाँ एडजस्ट हो जाएगा, वर्क इन प्रोग्रेस की स्टेट में हो सकता है, वो वर्क्स कॉस्ट के अंदर एडजस्ट हो जाएगा, जो फैक्ट्री ओवरहेड्स हमने डाले थे उसी के जस्ट बाद में ये डाले जा सकते हैं, और जो फिनिश गुड्स हैं वो कहाँ पर हो जाएंगे, ऑफिस ओवरहेड्स के बाद में एडजस्ट हो जाएंगे, टू गिव मी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। और इस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के अंदर अब हम क्या डाल करके डाल सकते हैं, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, टू गिव मी टोटल कॉस्ट। हाँ, अब इस टोटल कॉस्ट के अंदर अगर आपका कोई मार्कअप प्रॉफिट है, जिस तरह से भी आप प्रॉफिट चाहते हैं, तो आप अपना यहां पे प्रॉफिट ला करके डाल सकते हैं दोनों ही केसेस में, तो आपको मिल जाएगी कि इस पीरियड के अंदर, जिस पीरियड के लिए आपने कॉस्ट शीट बनाई है, उस पीरियड के अंदर सेल्स कितनी है। हाँ ठीक है, अगर आपका कोई मार्कअप प्रॉफिट है तो हम प्रॉफिट डाल देंगे, अदरवाइज क्वेश्चंस के अंदर जनरली क्या होता है कि आपको कॉस्ट दी हुई होती है और टोटल सेल्स दी हुई होती है, तो हम टोटल कॉस्ट निकाल लेंगे, सेल्स दी हुई होंगी, प्रॉफिट कहाँ से आ जाएगा, बैलेंसिंग फिगर से आ जाएगा। तो अगर कोई मार्कअप प्रॉफिट है, जैसे कि अगर मैं बिजनेस हूँ तो मैं तो सारी कॉस्ट निकालूंगा, अपना प्रॉफिट डालूंगा और उस हिसाब से सेलिंग प्राइस निकाल लूंगा, या हमारे को क्वेश्चन के अंदर सारी कॉस्ट दे दी और सेल्स दे दी, तो सारी कॉस्ट ऐड होकर यहाँ आ जाएंगे, सेल्स दी हुई होंगी, बैलेंसिंग फिगर प्रॉफिट हो जाएगा। ये हम क्वेश्चंस जब करेंगे तो उसके अंदर देख लेंगे तो प्रैक्टिस हो जाएगी। सो दिस वाज अ डिस्कशन अबाउट एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट और किस तरह से ये कॉस्ट हमारी कॉस्ट शीट के अंदर जाकर के फिट होती है। नेक्स्ट टाइम जब हम मिलते हैं तो इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस लेकर के देखते हैं कि किस तरह से कॉस्ट को अलग अलग हेडिंग्स के अंदर डालना है, एडजस्ट करना है। सो दिस इज इट फॉर अ प्रेजेंट डिस्कशन, अंटिल वी मीट नेक्स्ट टाइम, टू टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।